हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने अपने टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ों को कवर किया। जैसा कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कास्टिंग को कवर किया और उस कास्टिंग से रिलेटेड टाइप्स ऑफ सैंड, टाइप्स ऑफ मोल्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड इन कास्टिंग प्रोसेस, तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 53 को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग कुछ कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड, जैसे हमारे पास कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं और उसके बाद उस डिफेक्ट को चेक करने के लिए कुछ टेस्टिंग और इंस्पेक्शन प्रोसेस होते हैं, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा कास्टिंग डिफेक्ट, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कास्टिंग डिफेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। एक टर्म होता है शॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग और एक टर्म होता है आपका फिटलिंग। ये दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में आइए आपको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और पूछा भी गया है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग या हम लोग कह सकते हैं सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग, देखिए ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है आप समझिए। एक हम लोग मटेरियल साइंस में ऑपरेशन पढ़ते हैं शॉर्ट पिनिंग ऑपरेशन। हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट पिनिंग ऑपरेशन। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल बाल्स, मतलब छर्रे जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, उन बाल्स से इसके ऊपर गन के माध्यम से, जैसे ये बाल है, इसको हम हाई स्पीड से इसके ऊपर इम्पैक्ट कराएंगे। तो कई जगह पे हम लोग पूरे इसके सरफेस पर हाई स्पीड से इस बाल्स को इम्पैक्ट कराते हैं पूरी चारों तरफ इसकी सरफेस पे, जिससे क्या होता है, इसकी सरफेस की स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके के ऑपरेशन को शॉर्ट पिनिंग ऑपरेशन कहते हैं। सिमिलर वही ऑपरेशन हमारा होगा कास्टिंग में, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, जैसे देखिए सपोज करिए कि ये हमारा पूरा कास्टिंग बॉक्स था। अच्छा, यहाँ पे चारों तरफ हमने अपनी मोल्ड सैंड को भरा हुआ था। जब कास्टिंग के बाद इस मोल्टेन मेटल को सॉलिडिफाई करके रिमूव करेंगे, तो ये कुछ ऐसा रिमूव होगा। ये ऐसा रिमूव तो होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होंगे, ये कुछ सैंड के पार्टिकल्स हमारे चिपक जाएंगे, स्टाइक कर जाएंगे। अब इन सैंड के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए सिमिलर यही प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो जिससे ये सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, टूट कर बाहर आ जाते हैं और हमारी नीट एंड क्लीन कास्टिंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसा कास्टिंग प्रोसेस जिसमें सॉलिडिफिकेशन के बाद मेटल को रिमूव करके उस पर हम एक स्फेरिकल स्टील बॉल्स से क्या करते हैं, हैमरिंग एक्शन कराते हैं, जिससे उसके ऊपर लगी हुई सैंड की लेयर रिमूव हो जाए। तो ऐसे ऑपरेशन को शॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, इन दिस ऑपरेशन है ना, when in this operation after solidification of casting, when remove the casting after solidification, after solidification
then the sand particle are stick with casting. Sand particles are sticking with casting. अब स्टिकिंग हुआ है तो इस पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, है ना, देखिए, वी आर यूज्ड ए स्टील बॉल to hammering on the surface of casting, then the sand are removed from the surface. Then the sand are removed from casting. These operation या these process are called, these process are called shot blasting और sand blasting. तो ये प्रोसेस हमारा शॉट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिटलिंग प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस हो जाएगा फिटलिंग। फिटलिंग प्रोसेस, देखिए फिटलिंग प्रोसेस क्या होता है। सपोज करिए जब हम इस कास्टिंग को बना रहे थे तो उस समय यहाँ पर हमने ऐसे रनर का यूज किया होगा, यहाँ पर हमने गेट का यूज किया होगा, देन इस रनर को हमने अपने स्प्रू से जोड़ा होगा, देन स्प्रू को हमने ऐसे मोल्ड कैविटी से जोड़ा होगा, मोल्टेन मेटल से। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने राइजर भी ऐसे जोड़ा होगा इस तरीके का। तो जब ये मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होगा तो आप देखिए पूरा मोल्टेन मेटल यहाँ पर भी भरा होगा, इसमें भी भरा होगा। ये फीड जरूर देगा, लेकिन राइजर इतनी फीड के बाद ऐसा नहीं कि राइजर ये कम होते होते एग्जैक्ट इसके बराबर आकर रुके, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमेशा राइजर में एक्स्ट्रा मोल्टेन मेटल भरा रहता है ना। देन ये मोल्टेन मेटल यहाँ पर भी ऐसा होगा। जब हम इसे सॉलिडिफाई करके रिमूव करेंगे तो मटेरियल हमारा कैसा निकलेगा वो देखिए। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जब हम मेटल को रिमूव करेंगे तो उस समय मटेरियल हमारा देखिए कैसा निकलेगा। ये जो वर्कपीस हमारा बाहर आएगा वो कुछ इस तरीके के शेप में आएगा। देखिए इसके साथ ये हमारा वर्कपीस ऐसा सॉलिड रहेगा, इसके साथ ये हमारा थोड़ा सा जहाँ तक ये राइजर के हिस्से में मोल्टेन मेटल होगा ये इतना मोल्टेन मेटल ऐसा बनेगा। देन यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये जहाँ तक स्प्रू होगा, गेटिंग सिस्टम होगा, ये ऐसा, इसको हम स्प्रू हटा लेंगे लेकिन रनर का पार्ट ये ऐसा बना रहेगा। या हो सकता है ना भी हटाएं तो ये कुछ इस तरीके से स्प्रू का भी पार्ट बना रहे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था इस शेप में, ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था इस शेप में, और कास्टिंग के बाद हमें कुछ ऐसा शेप मिला है। तो हम क्या करेंगे, इस
राइजर के शेप को तोड़ेंगे, इस गेट को तोड़ेंगे और ये गेट को तोड़ देंगे तो ये पूरा टूट जाएगा। तो द प्रोसेस आफ्टर कास्टिंग ब्रेक द गेटिंग एंड राइजर सिस्टम फ्रॉम कास्टिंग इज कॉल्ड फिटलिंग प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कास्टिंग के बाद जब हम गेट और राइजर के एलिमेंट को तोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग फिटलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसके लिए भी देख लीजिए, द प्रोसेस in which breaking the riser part, gate and runner part फ्रॉम कास्टिंग। कहाँ से तोड़ेंगे? कास्टिंग से तोड़ेंगे। फ्रॉम कास्टिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन के बाद, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड फिटलिंग प्रोसेस। इज कॉल्ड फिटलिंग प्रोसेस। पूछा गया है एग्जाम में, तो इस तरीके से ये हमारा फिटलिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। चलिए, कास्टिंग डिफेक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, जब हम मेटल को रिमूव करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे डिफेक्ट इस कास्टिंग में प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सैंड के द्वारा कौन कौन सा डिफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है। सैंड के द्वारा, पॉइंट 1 सैंड डिफेक्ट। सैंड जो मोल्डिंग सैंड हमारी ये बनेगी, अब अगर इसके अंदर पोरोसिटी कम होगी तो वो एयर को पास नहीं करने देगी। जब एयर नहीं पास करने देगी तो उस समय वो एयर आकर इस कास्टिंग में मिलकर इंक्लूजन बनाएगी। उसे हम लोग बोलेंगे ब्लो होल्स एंड पोरोसिटी। सेकेंड केस, अगर इस सैंड की स्ट्रेंथ कम होगी तो ऊपर से सैंड टूटकर इस मोल्ड कैविटी में गिरेगी तो वो अपनी जगह बना लेगी। तो कास्टिंग के बाद वहाँ पर क्या होगा, ऊपर से जहाँ टूटेगी वहाँ अलग गैप बन जाएगा और नीचे जहाँ पर रहेगी वहाँ सैंड अपनी जगह बना के रखेगी। तो इस तरीके को हम लोग स्केयर डिफेक्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से चलिए हम लोग अपने सैंड के डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पॉइंट 1 हम लोग स्टडी करेंगे सैंड के बारे में, ब्लो होल्स डिफेक्ट। ब्लो होल्स डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि ये हम लोग ऐसे कास्टिंग को बना रहे थे। अब इसमें कास्टिंग के बाद इस तरीके का मटेरियल बनना था, लेकिन जब इसके अंदर एयर पास होके बाहर नहीं जा पाएगी तो वो एयर इसके साथ मिल गई और वर्कपीस के अंदर जाकर अपनी कैविटी बना लेगी। वर्कपीस के अंदर इस तरीके से अपनी कैविटी बना लेगी। तो जब इंटरनल कैविटी प्रोड्यूस्ड बाय द एयर इन कास्टिंग इज कॉल्ड ब्लो होल्स। और एक हमारा होता है ओपन होल्स, ब्लो होल्स होता है और एक हमारा होता है ओपन होल्स।
ओपन होल्स हमारा क्या होता है, जैसे एयर हमारी पास तो नहीं कर रही है लेकिन इसकी सरफेस पर होल्स हमारे बनेंगे। जैसे सपोज करिए सरफेस पे ऐसे होल हमारे प्रोड्यूस हो जाएं, ऐसे प्रोड्यूस हो जाएं, ऐसे प्रोड्यूस हो जाएं। व्हेन द होल आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड ओपन होल्स। तो इस तरीके से ये हमारा कहलाएगा ब्लो होल्स। व्हेन द गैस आर मिक्स विथ casting then it is produce the gap in between casting. It is produce the gap in between casting. और ओपन क्या होगा, when the holes are produced this on the surface of casting. When the holes are produced in the surface of casting is called ओपन होल्स। जब सरफेस हमारी ऐसी बनेगी, मतलब बाहर निकलेगी, तो कुछ इस तरीके की सरफेस बनेगी। जितने भी होल होंगे ऐसी सरफेस हमारी बनेगी। तो इस तरीके की सरफेस को हम लोग ओपन होल बोलेंगे। और जब अंदर बनेगा, इनसाइड बनेगा, तो उस तरीके को हम लोग बोलेंगे ब्लो होल्स। अब इसे रिड्यूस करने के लिए, इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा कि ये केवल एयर की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम चाहें कि एयर इसके अंदर हमारा बने ही ना, जो एयर बने भी वो बाहर निकल जाए। तो बाहर निकालने के लिए हम ऐसी सैंड का यूज करेंगे जिसकी परमेबिलिटी हाई हो, और अगर कम भी हो तो यहाँ पर हम एयर पास करने के लिए वेंट ट्यूब का उपयोग कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसको, मतलब इसकी रेमेडी की, तो इसके सुरक्षा के लिए, इसके बचाव के लिए, तो वी आर यूज्ड द हाई परमिएबल सैंड एंड वेंट ट्यूब। हाई परमिएबल सैंड एंड वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब का उपयोग कर लेंगे और हाई परमिएबल सैंड का उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। देन हमारा क्या होगा, स्केयर डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केयर एंड ब्लस्टर डिफेक्ट। स्केयर एंड ब्लस्टर डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, जब हम लोग कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग के बाद जो मेटल होगा वो कुछ इस तरीके से कटा हुआ प्राप्त होगा। अपर सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, इस तरीके का कट मिलेगा। तो ऐसा कट हमारा अपर सरफेस पे जो प्रोड्यूस होगा वो लाइक दैट इस तरीके से होगा जैसे ओपन होल हम लोग बना रहे थे। लेकिन ओपन होल क्या होता है, अलग से वर्कपीस के सरफेस पर फॉर्म होता है, और स्केयर हमारा एक सैलो टाइप का होता है। सैलो टाइप ऑफ शेप प्रोड्यूस ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ वर्कपीस आर कॉल्ड स्केयर। तो हम लोग ये कह सकते हैं सैलो टाइप ऑफ shape produce on the external surface
ऑफ कास्टिंग। अब ये तो हमारा हो गया स्केयर। स्केयर के बाद एक हमारा होता है ब्लस्टर। ब्लस्टर हमारा क्या होता है वो देख लीजिए। रहता स्केयर की ही तरह है, जैसे ये हमारा स्केयर बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक पतली सी लेयर मेटल की जमी होती है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। पतली सी लेयर, जब इस लेयर को हटाएंगे तो ये आपको स्केयर दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से जैसे स्केयर के ऊपर एक पतली लेयर जम जाए तो उसे हम बोलेंगे ब्लस्टर। when scare is covered with a layer, when scare covered with a thin layer, then it is called ब्लस्टर। जब हमारा इसके ऊपर एक पतली लेयर जम जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लस्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लस्टर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पिन होल पोरोसिटी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पिन होल पोरोसिटी। चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये गैस डिफेक्ट का, सैंड डिफेक्ट का लास्ट पॉइंट है। देखिए, जब इस कास्टिंग में कई सारी गैसेस बनेंगी, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, स्मॉल कैविटी क्रिएट करेगी इस कास्टिंग में। ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, स्मॉल कैविटी प्रोड्यूस्ड इन कास्टिंग आर कॉल्ड पिन होल पोरोसिटी। बहुत पतला पिन टाइप का होल बनेगा और वो इंटरनल ही बनेगा। व्हेन स्मॉल, ऐसे देखिए, व्हेन स्मॉल साइज ऑफ होल produce in internal casting by the formation of hydrogen gas, by the formation of hydrogen gas is called पिन होल पोरोसिटी। इस तरीके से इसमें बहुत पतले पतले होल्स ऐसे हमारे परफॉर्म होंगे जो उस सरफेस के अंदर ही रहेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे पिन होल पोरोसिटी। अब ये सारे डिफेक्ट हमारे किस वजह से हो रहे हैं, इस सैंड की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैंड हमारी एयर को पास नहीं होने दे रही है, तो वो एयर हमारी घूम घूम कर कभी ओपन होल बना रही है, कभी ब्लो होल बना रही है, कभी स्केयर डिफेक्ट बना रही है, कभी ब्लस्टर बना रही है और कभी पिन होल पोरोसिटी बना रही है। तो अगर इन सभी की रेमेडी की बात की जाए तो हमारा देखिएगा रेमेडी जो हम लिख रहे हैं ऐसे सभी के लिए, तो क्या हो जाएगा, पहला तो सैंड की ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उसकी पोरोसिटी हाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे हाई पोरोसिटी सैंड यूज। सेकेंड हम बात करेंगे, अब इस सैंड के पास अगर कम पोरोसिटी भी होगी तो ऐसे पास में हम एक वेंट ट्यूब लगा दिए, यहाँ पे एक वेंट ट्यूब लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे कई सारी वेंट ट्यूब हम लगा देंगे, तो वो गैसेस क्या होंगी, इन वेंट ट्यूब से भी बाहर जाने लगेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं वेंट ट्यूब आर यूज।
when the tube are used। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं, देखिए गैस ज़्यादा कब बनेगी, जब ये वाली सैंड हमारी कैसी होगी, ग्रीन सैंड होगी, मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होंगे। अगर कम मॉइस्चर कंटेंट हो या ना हो तो गैस बनेगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सैंड यूज मतलब ग्रीन सैंड इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू ड्राई सैंड, ऐसे हम यूज करेंगे। ग्रीन सैंड इज कन्वर्टेड टू ड्राई सैंड। तो इस तरीके से इतनी सारी रेमेडीज़ हम इसका यूज करेंगे, किसके लिए, अपने सैंड डिफेक्ट के लिए। अब सैंड डिफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसे राइट डाउन करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट मेटेलिक डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मोल्टेन मेटल हमारा होगा उससे कौन कौन से डिफेक्ट हमारे प्रोड्यूस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसे रिमूव करें। सैंड के बाद दूसरा डिफेक्ट हम लोग मटेरियल के बारे में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मोल्डिंग मटेरियल मेथड। मोल्डिंग मटेरियल मेथड, सेकेंड डिफेक्ट मोल्डिंग मटेरियल मेथड। तो जो हम मटेरियल का यूज करते हैं मोल्ड का, मोल्ड सैंड का, उसके बारे में देखिएगा। तो पहला हमारा डिफेक्ट क्या होगा, ड्रॉप एंड डॉट। अगर इसका हम पॉइंट ए की बात करें, ड्रॉप एंड डॉट, ये क्या होगा, सपोज करिए कि ये हम मोल्ड कैविटी ऐसे बना दिए। अब क्या होगा, यहाँ से हमने अपना बाहर निकाल लिया, क्या बाहर निकाल लिया, अपने पैटर्न को बाहर निकाल लिया। देन ये वाली जो सैंड थी, ये वाली सैंड ऐसे यहाँ से टूटकर यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाए, ये वाली सैंड यहाँ पर कलेक्ट हो जाए, तो हमें कास्टिंग कैसे मिलेगी। अब ये तो यहाँ पे हमें कैविटी मिल गई ना, जब यहाँ की सैंड यहाँ आ गई तो ये कैविटी मिल गई। तो जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो ऐसा कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसा कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा। हमें चाहिए था बिल्कुल रेक्टेंगल और ये ऐसा कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जो ऊपर वाला होता है इस डिफेक्ट को ड्रॉप बोलते हैं और नीचे वाले को डॉट बोलते हैं। तो व्हेन मोल्डिंग सैंड आर ड्रॉप इन मोल्ड कैविटी, व्हेन मोल्डिंग सैंड are drop in mold cavity, then drop in mold cavity, then the upper edge, upper breaking edge
is called drop and lower breaking edge is called dirt। तो इस तरीके के हम लोग डिफेक्ट को ड्रॉप एंड डर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे कट एंड वॉश। नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा होगा कट एंड वॉश। बी पॉइंट पे कट एंड वॉश। देखिए, जब सैंड की प्रॉपर रैमरिंग नहीं करेंगे तो ऐसा, मान लीजिए ऐसा मटेरियल चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा बनाएं, वो कैसा बन जाए, वो ऐसा बन जाए। अब ये क्या हुआ है, यहाँ पे उसे दबा दिया इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से। तो इस तरीके से ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग, ड्यू टू इम्प्रॉपर ramming of sand, due to improper ramming of sand, cut and wash defect are produced। cut and wash defect are produced। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा कट एंड वॉश। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केयर डिफेक्ट क्या होगा। ये भी हमारा इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से होगा। जैसे मान लीजिए सॉलिडिफिकेशन के समय ये मेटल क्या ऊपर फूल जाए, हमें ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन मोल्टेन मेटल जब डाले तो ये ऊपर की तरफ फूलना शुरू कर दिया और ये हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब इस डिफेक्ट को हम लोग स्केयर कहेंगे और ये तब फूलेगा जब यहाँ सैंड की रैमिंग हम प्रॉपर नहीं करेंगे। तो स्केयर डिफेक्ट भी हमारा किस लिए डिपेंड करेगा, इम्प्रॉपर रैमिंग ऑफ मोल्टेन मेटल पेनिट्रेट इन कोप। यहाँ पे देखिए ये नीचे की ओर कर रहा है और यहाँ ऊपर यानी कोप में पेनिट्रेट कर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू improper ramming the molten metal ये पेनिट्रेट कर गया ऊपर सैंड में। मोल्टेन मेटल पेनिट्रेट इन मोल्ड ऑफ कोप पोर्शन में ये क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केयर डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेट टेल एंड बकल डिफेक्ट। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रेट टेल एंड बकल डिफेक्ट। चलिए बकल्स डिफेक्ट। इसमें हमारा क्या होगा, जब हम मेटल को कास्टिंग करने के बाद बाहर निकालेंगे तो मेटल के चारों तरफ एक पपड़ी निकलना शुरू कर देगी और उस पपड़ी में एक लाइन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे दीवार के पेंट की सीलन उखड़ना शुरू होती है तो वहाँ पे एक लाइन भी बनना शुरू होती है और वो सीलन एक पपड़ी की तरह रिमूव होती है।
तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग रेड टेल एंड बकल डिफेक्ट कहते हैं। तो आफ्टर कास्टिंग when the metal is solidify, when the metal is solidify, then it is formation of cracks thin layer, then it is formed a thin cracks layer which is called rat tail and buckle defect, buckles डिफेक्ट। ऐसा होगा जब इस तरीके से हमारा मेटल होगा, या ऐसा ही देख लीजिए, तो यहाँ से इस तरीके से इसके ऐसे ऐसे लाइनिंग बनना शुरू हो जाएगी और ये पतली लेयर में क्या होगा, रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बाहर आएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग रेड टेल डिफेक्ट बोलते हैं। चलिए, अब इसको दूर करने के लिए, ये सारे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सैंड की प्रॉपर रैमिंग करेंगे, है ना। अगर इसके रेमेडी की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, टू अवॉइड दीज डिफेक्ट, टू अवॉइड these defects proper ramming sand are used, proper ramming sand are used। तो इस तरीके से ये डिफेक्ट हमारा हो गया। किसके लिए, जब मोल्डिंग सैंड या मोल्डिंग मटेरियल हमारा कुछ अलग से डिफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। तो इसे राइट डाउन करिए। फिर मोल्टेन मेटल के बारे में हम लोग डिफेक्ट देख लेते हैं, गेटिंग और डिजाइन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इम्प्रॉपर गेटिंग और इम्प्रॉपर डिजाइन की वजह से, राइजर डिजाइन की वजह से। नेक्स्ट हमारा होगा इम्प्रॉपर गेटिंग एंड इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्प्रॉपर, थर्ड नंबर, इम्प्रॉपर गेट एंड राइजर डिजाइन। जब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर गेट और राइजर डिजाइन करते हैं, तो वहाँ जो डिफेक्ट हमारा आता है वो आता है श्रिंकिंग कैविटी। श्रिंकिंग कैविटी कैसे प्रोड्यूस होगा वो देखिए। जब सपोज करिए इस तरीके का मोल्टेन मेटल हमारा ऐसा था, ऐसी कास्टिंग हमें प्रोड्यूस करनी थी। अब यहाँ पे जब ये राइजर देखिए, ये राइजर हमारा क्या करेगा, इसे फीड देगा, तो यहाँ ये मेटल क्या करेगा, ऐसे श्रिंक करना शुरू करेगा। तो अगर ये प्रॉपर डिजाइन नहीं हुई होगी तो ऐसा श्रिंक हो जाएगा मेटल हमारा ड्यू टू कंपनसेशन ऑफ राइजर। तो इसे हम लोग बोलेंगे
श्रिंकिंग कैविटी इन मोल्ड। तो व्हेन राइजर आर not proper designed, then the molten metal shrink in upper layer, then it is called, ऐसा डायग्राम याद रखिएगा, अगर ऐसा दे दे तो ये कौन सा डिजाइन होगा, श्रिंकिंग कैविटी डिफेक्ट हो जाएगा। देन इट इज कॉल्ड श्रिंकिंग कैविटी डिफेक्ट। अब इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइजर और डिजाइन को प्रॉपर डिजाइन करेंगे, राइजर और स्क्रू को या रनर को, गेट को, कुछ भी है ना। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ऐसे देखिएगा, टू अवॉइड इम्प्रॉपर श्रिंकिंग एंड कैविटी, टू अवॉइड श्रिंकिंग एंड कैविटी डिफेक्ट, कैविटी डिफेक्ट, डिजाइन द प्रॉपर राइजर एंड गेट सिस्टम। डिजाइन द प्रॉपर राइजर एंड गेट सिस्टम। राइजर और गेट को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ पोरिंग मोल्टेन मेटल से रिलेटेड हमारा डिफेक्ट होगा। पोरिंग मेटल डिफेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, पोरिंग मेटल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें दो तरीके का डिफेक्ट होता है, एक हमारा कोल्ड सट होता है और एक मिश्रण होता है। तो अगर हम बात करें दो तरीके का, तो मान लीजिए ए, ये तो हमारा था डिफेक्ट नंबर 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण। इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि ये हमारा मोल्ड कैविटी था। अब मोल्टेन मेटल हमारा यहाँ से बहुत बड़ी कैविटी थी, ऐसे आया और ऐसे जाते जाते यहीं पे हमारा सॉलिडिफाई हो गया। ये पूरी कैविटी को कवर नहीं कर पाएगा। बिफोर द फिलिंग ऑफ कैविटी मोल्टेन मेटल आर सॉलिडिफाई, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड मिश्रण। मतलब ये पूरा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। व्हेन molten metal solidify before the complete filling of cavity, complete filling of cavity, complete filling of cavity is called मिश्रण डिफेक्ट। दूसरा देखिए कोल्ड सट क्या होता है इसका, सेकेंड पॉइंट कोल्ड सट। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम दो तरीके से गेट यूज कर लें, अब यहाँ से नहीं पहुँच रहा है तो हम यहाँ से भी गेट लगा दें। तो सपोज करिए ऐसी कैविटी हमारे पास बनी हो, और क्या हम करें,
देखिए एक गेट हम यहाँ पे यूज कर लें, एक गेट हम यहाँ पे यूज कर लें। अब मोल्टेन मेटल दोनों तरफ से जाए, ये मोल्टेन मेटल हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक रुक जाएगा, ये यहाँ से आते आते यहाँ तक। अगर ये दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे तो ये मिश्रण हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपस में मिलें और मिलते मिलते ये इतने कोल्ड हो चुके हों कि ये प्रॉपर मिक्सिंग ना कर पाए, मतलब इन दोनों का जो डिफ्यूजन होगा मिलकर प्रॉपर जो डिफ्यूज हो जाए, तो इसका मतलब हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर ये इसका मेटल है कि इसका मेटल है। तो यहाँ पर जब इम्प्रॉपर डिफ्यूजन हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कोल्ड सट। व्हेन टू मोल्टेन मेटल आर मीट विथ इम्प्रॉपर डिफ्यूजन, एक मोल्टेन मेटल इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा और दोनों मिलेंगे और वो डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे डिफेक्ट को कोल्ड सट बोलते हैं। तो ऐसा देखिएगा, व्हेन टू मोल्टेन मेटल, ये ध्यान रखिएगा इसमें दो मोल्टेन मेटल होंगे, दो या दो से अधिक। व्हेन टू मोल्टेन मेटल मीट विथ, जब टू मोल्टेन मेटल मिलेंगे तो मीट विथ इम्प्रॉपर डिफ्यूजन, इम्प्रॉपर डिफ्यूजन, then it is called cold सट। तो ये हमारा कोल्ड सट कहलाएगा। अब इसमें देखिएगा ये तो हो गया कोल्ड सट। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इन दोनों डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या उपाय, क्या रेमेडी हम लोग यूज करेंगे। तो आप देखिए ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, मतलब सॉलिडिफाई हो जा रहा है, इसका मतलब पोरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। दूसरी बात ये होगी कि इसका लिक्विडिटी यानी कि फ्लूडिटी कम होगा। सिमिलर यहाँ पर भी पोरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा और फ्लूडिटी कम होगी। तो हम लोग अगर दोनों केस बढ़ा दें, मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और फ्लूडिटी को इंक्रीज कर दें, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दें, तो ये दोनों डिफेक्ट हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर इनके लिए हम लोग रेमेडी की बात करें तो हम क्या करेंगे, टू अवॉइड मिश्रण एंड कोल्ड सट, टू अवॉइड मिश्रण एंड कोल्ड सट, we are use the high temperature pouring melting temperature, high pouring melting temperature and हाई फ्लूडिटी, तो इस तरीके से हम इन दोनों को कोल्ड सट और मिश्रण को अवॉइड कर सकेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ते हैं, स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन 4th 5 हमारा हो गया, 5th स्लैग इंक्लूजन। जब हम लोग देखिए वहाँ पर सिरेमिक फ़िल्टर का यूज कर रहे थे, अगर प्रॉपर तरीके से सिरेमिक फ़िल्टर का यूज नहीं करेंगे तो कुछ हमारी क्या होंगे, इंक्लूजन यानी अशुद्धियाँ आएंगी और मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स होकर उसकी डेंसिटी स्ट्रेंथ को वीक बनाएंगी। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्लैग इंक्लूजन। व्हेन improper सिरेमिक फ़िल्टर आर यूज, या हम सिरेमिक फ़िल्टर यूज ही ना करें, देन
तो सिरेमिक फिल्टर से भी कुछ हमारी इम्प्यूरिटीज जाएंगी, कुछ सैंड से भी टूट कर हमारी मिल सकती हैं। देन इम्प्यूरिटीज comes out in molten metal and make a defective casting। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्लैग इंक्लूजन। इसके लिए रेमेडी क्या होगी, प्रॉपर तरीके का सिरेमिक फिल्टर यूज करेंगे और मोल्टन मेटल के लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से सैंड को टूटने और उसमें गिरने नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे डिफेक्ट अपना, मेटलर्जिकल डिफेक्ट हमारे क्या क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जिकल डिफेक्ट। मेटलर्जिकल डिफेक्ट 6, देखिए मेटलर्जिकल डिफेक्ट में क्या होगा। सपोज करिए कि जब हम वर्कपीस को कूल कर रहे थे, मान लीजिए ये वर्कपीस बना, यहाँ पर ये कूलिंग होगा, ये कूलिंग, ये लेकिन यहाँ पर जो कूलिंग होगी कॉर्नर पर, इसे हमें बहुत कम सरफेस एरिया मिलेगा। तो उस समय कम से सरफेस एरिया मिलने से ये क्या करेगा, इसकी हीट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर ये कोल्ड होगा, ये हॉट होगा, तो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिस वजह से इस वर्कपीस की जो स्ट्रेंथ होगी वो बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग करते थे। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर कूलिंग, ये प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर कूलिंग, due to improper cooling, internal stresses are produced, internal stresses are produced and greater than the strength of workpiece, और वर्कपीस के स्ट्रेंथ से इसका जो इंटरनल स्ट्रेस होगा वो बढ़ जाए। एंड ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड, देखिए मेटलर्जिकल डिफेक्ट में जब ऐसा प्रॉपर डिफेक्ट हो तो उसे हम लोग हॉट टीयर डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। हॉट टीयर इज कॉल्ड हॉट टीयर डिफेक्ट। तो इसे हम लोग पॉइंट 1 लिख लेते थे, हॉट टीयर डिफेक्ट। यहाँ पर पॉइंट 1 हम लोग लिख लें हॉट टीयर डिफेक्ट। 6 का पॉइंट ए हॉट टीयर या क्रैक्स, या तो इसमें क्रैक्स प्रोड्यूस होगा या हॉट टीयर, तो उस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे हॉट टीयर या क्रैक्स डिफेक्ट। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, हॉट स्पॉट।
जहाँ पर कूलिंग फास्ट हो जाएगी वहाँ पर स्पॉट बनने शुरू हो जाएंगे। जिन जिन जगहों पर हम जैसे क्या यूज करेंगे, चिल्स एंड पैडिंग यूज करेंगे। जहाँ पर चिल्स एंड पैडिंग ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी, बहुत सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वहाँ कूलिंग फास्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर हॉट स्पॉट प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन विच fast cooling produce there will be hot spot formed। अच्छा, इसे हम दूर कैसे करेंगे? इसकी रेमेडी आपको पता हो गई होगी कि हम लोग किसका उपयोग करके करेंगे। जो चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग करते थे प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, तो उसी का उपयोग करके इसे हम लोग दूर कर लेंगे। तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? चिल्स एंड पैडिंग आर used to reduce the hot tear and cracks defect। and cracks defect। तो हॉट टीयर और क्रैक्स डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका उपयोग कर लेंगे? इस तरीके से ऐसे यहाँ पे हम लोग लगा देंगे चिल्स एंड पैडिंग। इधर भी हम लोग ऐसे चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हॉट टीयर डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोल्ड शिफ्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे मोल्ड शिफ्ट। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए अगला डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं मोल्ड शिफ्ट। इसमें क्या होगा, ऐसे देखिएगा, सपोज करिए कि ये हमारा वर्कपीस था। अब इसे हम सैंड से चारों तरफ लॉक कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट हमारा कोप और नीचे वाले पार्ट को ड्रैग बोलते हैं। तो जब यह मोल्ड कैविटी बन गई, अभी इसमें मोल्टेन मेटल हम पोर नहीं किए हैं, उसी समय ये मोल्ड कैविटी ऐसी शिफ्ट हो जाएगी। ये जो हमारा ये वाला बॉक्स जो हमारा था, ये कुछ ये यहाँ पे रहेगा और ये हमारा ऐसा शिफ्ट होकर आगे की ओर निकल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जब कास्टिंग होगी तो हमें ऐसी कास्टिंग की रिक्वायरमेंट थी, और वो कास्टिंग हमें कैसे मिलेगी? इस तरीके से मिलेगी। और इस तरीके से क्यों मिल रही है? क्योंकि हम कोप और ड्रैग को प्रॉपर तरीके से लॉकिंग नहीं किए हैं और वो मिसमैच हो गए हैं। व्हेन कोप एंड ड्रैग आर मिसमैच, व्हेन कोप एंड ड्रैग आर mismatch with aligning, then
the cope and drag are shifted, then the cope is shifted from drag। कोप हमारा ड्रैग से शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे कास्टिंग डिफेक्ट को मोल्ड शिफ्ट बोलेंगे। सो दीज कास्टिंग डिफेक्ट आर कॉल्ड मोल्ड शिफ्ट। ये हमारा होता है मोल्ड शिफ्ट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट होता है कोर शिफ्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये था 6, 7, 8 कोर शिफ्ट। अब सपोज करिए इसके अंदर हम हॉलो कैविटी बनाना चाह रहे थे, हमने यहाँ पे कोर रखा, लेकिन बॉयंसी फोर्स की वजह से या तो ये कोर ऊपर चली जाए या तो ये नीचे चली आए। ड्यू टू बॉयंसी फोर्स कोर्स आर शिफ्टेड इट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड कोर शिफ्ट डिफेक्ट। ड्यू टू, और ये बॉयंसी फोर्स के कारण होगा, ड्यू टू buoyancy force core shift from its original position is called core shift defect। तो इस तरीके से इसे हम लोग बोलेंगे कोर शिफ्ट डिफेक्ट। तो ये सारे डिफेक्ट हमारे जनरेट होते हैं अपने कास्टिंग प्रोसेस में जब हम लोग कास्टिंग कंप्लीट करते हैं। देन अगर इसे हम इंस्पेक्शन करें और टेस्टिंग करें तो हम लोग कितने टाइप से करते हैं, तो उसमें केवल हम लोग नेम लिख ले रहे हैं, बाकी की चीज़ें उसके बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल उससे ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग, यहीं पे देख लीजिए, केवल इनके नेम लिख दे रहे हैं बस। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग। देखिए इसमें क्या होता है, कास्टिंग के बाद जो हमारा मटेरियल बनता है तो ये सारे डिफेक्ट हमें कैसे पता चले, कुछ तो विजुअल करके पता चले और कुछ टेस्ट करके पता चले। तो टेस्टिंग हम दो तरीके से करते हैं। पहली हमारी होती है विजुअल टेस्टिंग, और दूसरी जो हमारी होती है वो हमारी कैसी होती है, मैकेनिकल टेस्टिंग या मशीन टेस्टिंग। मैकेनिकल और मशीन टेस्टिंग। इसमें जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, देखें विजुअल में हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, एक्सटर्नल क्रैक्स, एक्सटर्नल होल और एक्सटर्नल सरफेस फिनिश। एक्सटर्नल क्रैक्स, कामा होल्स, कामा कट एंड सरफेस फिनिश। अब
कि जो मैकेनिकल टेस्टिंग हम लोग करते हैं या मशीन से जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं। जैसे इंटरनल टेस्टिंग करना हो तो हम लोग मटेरियल को अगर उसकी स्ट्रेंथ जाननी हो तो उसे तोड़ कर टेस्ट करेंगे। दूसरी बात, उसकी स्ट्रेंथ अगर अंदर पोरोसिटी, ब्लो होल्स या ये सब पता करने हो तो मैग्नेटिक करंट द्वारा करेंगे, ईडी करंट द्वारा करेंगे। तो इस तरीके से मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ईडी करंट, जो हम लोगों ने वेल्डिंग में टेस्टिंग पढ़ा हुआ था, सिमिलर वही टेस्टिंग और इंस्पेक्शन यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा इंटरनल होल्स और क्रैक्स को जानने के लिए। आयन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, लेजर बीम, आरयूड। और इसके माध्यम से हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं अंदर के, देखिए ये हमारा जो चेक करता है इंटरनल होल्स, क्रैक्स, ब्लो होल्स, पोरोसिटी, इंटरनल होल्स, क्रैक्स, ब्लो होल, पोरोसिटी, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन होता है। ये तो बहुत छोटे में हम लोगों ने डिस्कस किया, होता तो सबका एक एक अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट हमारा केवल ये सैंड की टेस्टिंग होती है, मतलब कास्टिंग के जितने भी टेस्टिंग होती है उससे आपका क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक को कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे रिमेंस रह गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देन आफ्टर हमारी कास्टिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम लोग आज का टॉपिक अपना यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।